नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त हो जीती हुई। डीजीपी एसके सिंघल की अध्यक्षता में यह मीटिंग इस वक्त हो रही है। कानून व्यवस्था पर डीजीपी का निर्देश सीधे तौर पर इस वक्त, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उपद्रवियों से सख्ती से पेश आया जाएगा। 45 मिनट तक ये बैठक जो है वो हुई है। कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश सामने है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने को लेकर निर्देश दिया गया है। तो अब से कुछ वक्त पहले ही ये मीटिंग खत्म हुई है। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने को लेकर सीधे तौर पर निर्देश दिया जाता हुआ पुलिस मुख्यालय में यह बड़ी बैठक अब से कुछ वक्त पहले ही खत्म हुई। भारत बंद के अवसर पर हम लोगों ने एलेबोरेट और डिटेल सिक्योरिटी प्लान बनाया हुआ है। लेयर्ड पेट्रोलिंग की जा रही है। क्यूआरटी बल जगह जगह प्रतिस्थापित किए गए हैं। स्टैटिक बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा बिहार राज्य की पुलिस बल, महिला पुलिस बल, उसके अलावा जो हमारे विशेष सशस्त्र पुलिस है उसके जवानों को भी तैनात किया गया। अभी तक स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। और संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, आज के बंद के मद्देनजर, साथ ही साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसके मद्देनजर भी डीजीपी की अध्यक्षता में यह बैठक खास और महत्वपूर्ण मानी जाए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिनों के दौरान जो उपद्रव हुए, चाहे पटना की बात करें, दूसरे जिलों की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, सभी जगहों पे उपद्रवियों ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को खुले तौर पे अपने हाथों में लिया और जम करके उत्पात मचाया, उसके बाद सवाल उठने लाजमी थे। सवाल उठे भी, कहीं न कहीं बिहार पुलिस की साख पर सवाल उठाए गए और अब उसी को दुरुस्त करने की दिशा में डीजीपी ने एक बैठक बुलाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी पुलिस मुख्यालय के साथ साथ पुलिस मुख्यालय के तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। जिलों के एसपी के साथ भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया डीजीपी ने और सख्त कड़े शब्दों में डीजीपी ने तल्ख शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था किसी तरह से उसे कोई तोड़े नहीं, अगर तोड़ता है तो उसके खिलाफ तुरंत फौरन जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। निर्देश जारी किए हैं और कहीं न कहीं उन निर्देशों का इस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके मुआयना करने के लिए खुद डीजीपी जो है वो पटना के सड़कों पे निकले हैं। थोड़ी देर पहले डाकबंगला चौराहा होते हुए एग्जिस्टन रोड हो करके वो अभी अमित, लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब उपद्रव के अगले दिन खुद पटना स्टेशन पहुंचे हुए थे डीजीपी साहब। जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रही थी तो मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया उन्होंने। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कहां थी जब राजधानी के साथ साथ बिहार के शहर जल रहे थे, ट्रेनों में आग लगाई जा रही थी, सरकारी संपत्ति को तोड़ा जा रहा था? देखिए, बिल्कुल यही वजह थी कि जिस तरह से उपद्रव हो रहे थे और बिहार पुलिस पंगु बनी हुई थी। सवाल इसी कारण से उठे थे। अगर सुरक्षा व्यवस्था उस समय चाक चौबंद होती, जो दावा अभी किया जा रहा है, जो तैयारी अभी की गई है और दिशा निर्देश अभी जारी किया गया है, 45 मिनट तक जो मीटिंग चली और उसका मुआयना करने के लिए एक बार फिर से डीजीपी जो सड़क पर निकले हैं, अगर ये व्यवस्था, ये चाक चौबंद तस्वीर पहले नजर आती तो शायद उपद्रव की यह भयावह तस्वीर सामने नहीं आती, जला नहीं पाते। और जिस तरह से कानून व्यवस्था को खुले तौर पे ठेंगा पर रखा लोगों ने और बिहार पुलिस की जो साख है उस पर सवाल उठा दिए, तो वो तस्वीर सामने नहीं आई। बिल्कुल, और ये मीटिंग पहले होनी चाहिए थी। इस मीटिंग को लेकर सख्त निर्देश पहले आने चाहिए थे, जिसे लेकर खुद सहयोगी पार्टी बीजेपी भी अब मंशा पर सवाल उठा रही है, कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा ले। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्षी दलों ने आज भारत बंद बुलाया है, लेकिन इस बंद को पब्लिक का कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा। बिहार में विपक्ष का भारत बंद पूरी तरह से बेअसर नजर आ रहा है और तस्वीरें आपके सामने 6, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, लखीसराय, बाढ़ और सीवान की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए। कहीं आकाश से ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है तो कहीं सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रतिष्ठान लोगों ने बंद रखे एहतियात के तौर पर, क्योंकि पिछले दिनों
जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, लोगों के बीच डर का माहौल था और आज बंद के मद्देनजर वो एहतियाती कदम उठाए गए। गतिविधियां आम दिनों की तरह हालांकि नजर आ रही हैं। आम लोग आवाजाही करते हुए, उन्हें डर न लगे, वो सुरक्षित महसूस करें, इसे लेकर स्टेशन से लेकर सड़क मार्ग या फिर तमाम जिलों की तस्वीरें आज चाक चौबंद नजर आई। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर है वो इस बात की तस्दीक भी कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में पटना में छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। विरोध मार्च में शामिल युवाओं ने इस योजना के विरोध में नारेबाजी की और केंद्र सरकार ने इसे वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। ये बात सीधे तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के प्रमुख की तरफ से रख दिया गया कि यह संभव ही नहीं है कि योजना को वापस किया जाए, क्योंकि उद्देश्य यही है कि हमारी सेना यंग हो, युवा हो और उसी युवा जोश को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बहुत ही खतरनाक है यह अग्निपथ योजना और इसके खिलाफ में नौजवान सड़कों पर हैं और हम सब इसके समर्थन में हैं और देश की सरकार को इसको वापस करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो देश का भविष्य अब नहीं बचने वाला है। तो सेना बहाली में अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र संगठनों के भारत बंद विरोध को देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था चौकस नजर आ रही है। बवाल को देखते हुए भिखना पहाड़ी इलाके की बात कर लीजिए। यहां पर आपको हर तरफ पुलिस वाहन नजर आ जाएंगे, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी नजर आ जाएगी। कई थानों के पुलिस इलाके में विधि व्यवस्था को कायम करने के लिए तैनात है। पुलिस अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए और इसी हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र ने। छात्र संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखी गई है। छात्र संगठनों के द्वारा आज भिखना पहाड़ी से पटना विश्वविद्यालय तक मार्च निकालने का कार्यक्रम है, क्योंकि बिहार बंद के दौरान कुछ छात्र नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके विरोध में आज यहां से लोग छात्र प्रदर्शन करेंगे और पटना विश्वविद्यालय तक जाएंगे। लेकिन पुलिस ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखी है कि छात्रों का प्रदर्शन यहां से नहीं हो और इसके लिए छात्र यहां पर पहुंचे नहीं। पूरी तरह से व्यवस्था जो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। कई थानों की टीम यहां है, पुलिस अधिकारी हैं जो कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई भी प्रदर्शनकारी यहां नहीं पहुंचे, प्रदर्शन नहीं हो और भारत बंद की जो कोशिशें हैं और जो उपद्रवी तत्व हैं उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए पुलिस चुस्त और दुरुस्त है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतताइयों ने अति कर दी। जहां एक अपॉइंटमेंट था आर्मी में, वहां हमने 3 और को साथ में लिया। जब ये 4 साल बाद 10वीं पास, आप कल्पना करें, सोचें बिहार हो या यूपी कि 10वीं पास 4 साल में ट्रेनिंग लेकर के रेडी टू एम्प्लॉयमेंट होगा और 10-20 लाख रुपए भी उनके साथ आएंगे। पढ़ना चाहेगा तो पढ़ने के भी ऑप्शन हैं और लेना तो एक ही था। तो ये भ्रम पैदा करने का काम किया है। संभाल नहीं पा रहा है स्थिति को, वहाँ पर ज़्यादा बवाल हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा आतताइयों ने अति कर दी बिहार में। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार एनडीए को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग उठने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये मांग की है। जेटीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बनाने की मांग सामने रख दी है। एनडीए को अच्छे से चलना चाहिए, ये स्टेटमेंट इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए अच्छे से चलना चाहिए, ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहते नजर आए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर हो। मुजफ्फरपुर में अग्निपथ स्कीम पर हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। प्रशासन की तरफ से जारी जांच में 2 कोचिंग सेंटर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने अब चिन्हित कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार उपद्रवियों के बयान के आधार पर छापेमारी कर रही है। एसएसपी जयंतकांत ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
अभी तक के जो हम लोगों ने जिन लोगों को भी अरेस्ट किया है उनके से लिए गए बयानों से हम लोग को पता लगा है कि कुछ कोचिंग के लोग और उनको जो है कुछ लोग और उकसा रहे थे, ऐसे लोगों का बारे में पता लगा है। इसके बाद में रेड भी हुई है। रेड के बाद में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उनकी पूछताछ से हम लोगों को कई नाम आए हैं जिनके ऊपर रेड जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए जिनका सेना की तरफ से जवाब दिया गया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी, तो सेना की तरफ से साफ कर दिया गया कि यह संभव ही नहीं है, ये योजना वापस नहीं होने वाली है। अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। सवाल पूछे गए कि नौकरी छिन रही है तो युवा क्या करेंगे। सेना का जवाब था कि जो आग लगाएंगे वो कभी अग्निवीर नहीं बन सकते। अग्निवीरों की शिक्षा प्रभावित हो कि सवाल था, तो जवाब सामने आया। मैट्रिक पास अग्निवीरों को 12वीं की सर्टिफिकेट दी जाएगी। अग्निपथ से युवाओं का तो भविष्य खराब हो जाएगा, चिंता ये भी। लेकिन जवाब आया कि अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य बेहतर होगा, संवरेगा। सवाल के तौर पर चिंता यह भी कि अग्निवीरों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा, जिसमें सेना ने जवाब सामने रखा कि इस योजना से युवाओं के लिए बेहद खूबसूरत तस्वीर, उनके लिए यह फायदेमंद होगी। बेरोजगार अग्निवीरों से कानून व्यवस्था तो खराब नहीं होगी। सवाल के जवाब में सेना ने कहा कि अग्निपथ योजना प्रगतिशील कदम है, अनुशासन सेना की पहचान है। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर आखिर क्या करेंगे। अग्निवीरों के लिए कई योजनाएं हैं। अर्ध सैनिक बलों में 10% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। सेना ने इस सवाल का जवाब दिया। और ऐसे में अब आपको यह भी बता दें कि अग्निवीरों के लिए सेना में क्या क्या सुविधाएं हैं। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें वेतन, हार्डशिप, यूनिफॉर्म, ट्रेवल अलाउंस, कैंटीन, मेडिकल सुविधा, साल में 30 दिन की छुट्टी, मेडिकल लीव अलग से दिया जाएगा। 2022 के लिए अग्निवीरों की बहाली की उम्र सीमा 23 साल रखी गई है। 4 साल के सर्विस में 2.5 महीने से लेकर 6 महीने तक प्रशिक्षण है। किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है तो अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। ड्यूटी के दौरान विकलांगता के अगर शिकार हो गए तो 44 लाख की मदद दी जाएगी। बची नौकरी के दौरान पूरी सैलरी और सेवा निधि पैकेज हासिल होगा। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अर्धसैनिक बलों की बहाली में ऊपरी सीमा में भी उन्हें छूट हासिल होगी। तो ये तमाम वो सुविधाएं हैं जो अग्निवीरों को दी जा रही हैं और कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें खुलकर सामने रख दी। और चलिए बात ऑर्गेनाइजर के निशाने की कर लेते हैं। जी हां, आरएसएस के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उड़ाने वाला लेख छापा गया है। इस लेख में नीतीश कुमार सरकार की जमकर तीखे शब्दों में आलोचना की गई। नीतीश सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार सृजन सहित तमाम मोर्चों पर विफल और नाकाम बताया गया है। लेख में पिछले 17 साल के शासनकाल का जिक्र करते हुए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नीतीश सरकार को पूरी तरह से विफल बताया गया। इसके समर्थन में आंकड़ों का अंबार रख दिया गया है। फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर पलायन का मुद्दा, विकास के तकरीबन सारे मोर्चों पर कटघरे में लाकर नीतीश सरकार को खड़ा कर दिया गया। इस ऑर्गेनाइजर जो कि आरएसएस का मुख्य पत्र है और इसके जरिए नीतीश सरकार के ऊपर लंबे चौड़े सवाल खड़े किए गए। वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार सरकार ने परफॉर्मेंस किया है, वह भारत सरकार में कई योजनाओं को लागू होने का प्रमाण है। जैसे हर घर बिजली योजना, हर घर नल के जल की योजना, महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज चुनाव में, और साथ ही साथ बालिकाओं को पोषक और साइकिल योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार ने किया है, उसको देश ने अपनाया और देश के दूसरे राज्यों ने अपनाया है। मुझे लगता है कि बिहार में जो विकास हुआ है वो काफ़ी बेहतर है। 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 ग्रोथ रेट का सफ़र हमने तय किया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और कुछ अलग पर्सपेक्टिव से अगर उसको लिखा गया है तो उसको लेकर के ये पार्टी कॉन्फ्लिक्ट, जेडीयू वर्सेस बीजेपी वाली थॉट प्रोसेस
को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ अनैतिक राजनीतिक गठबंधन किया रहा, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, और उसका खामियाजा बिहार ने भुगता। पिछले 18 साल में कुछ समय को अगर छोड़ दें तो बिहार हर क्षेत्र में सबसे निम्न स्तर पर रहा। माननीय नीतीश कुमार जी, अब आप मोरालिटी के ग्राउंड पे तुरंत इस अनैतिक गठबंधन को तोड़ें और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जिस तरह से बिहार की डबल इंजन सरकार की सुशासन की धज्जियां उड़ाई गई है, इस पर लेख छपा है। अब बीजेपी को जवाब देना चाहिए, इतने दिनों से वो सत्ता में है। अब बीजेपी आरएसएस चाह रही है कि सारे नाकामी का ठिकरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर फोड़े, लेकिन बीजेपी भी सत्ता में सहभागी है और ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से नकारा और निकम्मी साबित हुई। तो ऑर्गेनाइजर में सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर अनंत प्रकाश का लेख छपा, जिस वजह से उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए, उस वजह को भी वो सही बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। बिहार की जो वास्तविकता है उसे हमने आंकड़ों को देखते हुए, आंकड़ों को पढ़ते हुए रखा है। जब हम अपराध पर नीतीश सरकार की नाकामियों की चर्चा करते हैं तो एनसीआरबी की जो डेटा है उसको आधार मानते हैं। तो हम अपने आसपास देखते हैं तो हम समझेंगे कि चिकित्सा की स्थिति क्या है बिहार में, शिक्षा की स्थिति क्या है बिहार में। 2005 से 2010 में अच्छा काम किया था नीतीश जी, हम लोग मानते हैं, तभी इनको सुशासन बाबू का तमगा भी दिया गया। लेकिन 2010 की बाद की जो स्थिति है वह जंगल राज 2 की स्थिति है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राजधानी पटना स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। आवास से सामान को निकालने का काम भी जारी है। कल रात से ही सामान जो है वो निकाले जा रहे हैं और इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। हम जिस आवास के सामने खड़े हैं, इस आवास को थोड़ा गौर से पहचानिए। यह स्टैंड रोड का 7 नंबर आवास है जो आरसीपी सिंह के आवास के नाम से जाना जाता था। यह आवास तो वैसे संजय गांधी जो एमएलसी हैं जदयू के, उनके नाम पर आवंटित था, लेकिन केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का यह आवास था जहां पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता से लेकर नेता, मंत्री, तमाम लोग यहां अधिकारी तक पहुंचते थे और सुबह से शाम तक जब केंद्रीय मंत्री यहां रहते थे तो हुजूम यहां पर देखने को मिलता था। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं क्योंकि यह अब आरसीपी सिंह का ठिकाना नहीं रहा। बिहार सरकार ने फैसला कर लिया कि बिहार के मुख्य सचिव को यह सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर अब यह है कि आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इस सरकारी आवास को अब छोड़ दिया है। कल रात से ही सामान निकलने का सिलसिला इस आवास से शुरू हो गया था और आज सुबह में भी सामान जो है वो निकला है। यानी अब धीरे धीरे काफ़ी हद तक अब यह आवास खाली करा दिया गया है और कुछ इक्का दुक्का सामान जरूर बचा है, लेकिन अब यहाँ पर आरसीपी सिंह का ठिकाना यहाँ से बिल्कुल बदल गया है। आरसीपी सिंह यहाँ से अपने सपरिवार कहीं और चले गए हैं, पटना में उनका ठिकाना कहीं और हो गया है। हालांकि इस दौरान जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जरूर अब भी तैनात हैं, चूँकि इनकी अपनी ड्यूटी है और यह ड्यूटी ऊपर से लगाई गई है। चूँकि ये केंद्रीय मंत्री का आवास था पहले, लेकिन अब यह आवास नहीं रहा। अब मुख्य सचिव यहाँ पर आएंगे, मुख्य सचिव का यह ठिकाना होगा, मुख्य सचिव का यह आवास होगा। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं इस आवास की बिल्कुल सुनसान हो गई हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं पायलट मोनिका से, जिनकी सूझबूझ की बदौलत 185 लोगों की जिंदगी बच गई। पटना एयरपोर्ट पर रविवार को स्पाइस जेट के जिस विमान की क्रैश लैंडिंग हुई, उस विमान को पायलट मोनिका खन्ना ऑपरेट कर रही थी। अपनी सूझबूझ से मोनिका खन्ना ने न केवल अपनी जिंदगी बचाई बल्कि 185 लोगों की जिंदगियों को भी उन्होंने सेव किया। कैप्टन मोनिका खन्ना स्पाइस जेट विमान कंपनी की एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं। उन्हें बचपन से ही आसमान में उड़ान भरने का शौक था। फ्लाइट्स उड़ाने के लिए मोनिका ने पढ़ाई के साथ साथ कड़ी मेहनत की। कहा जाता है कि एक पायलट में धैर्य होना बहुत जरूरी है। मोनिका ने आग लगे प्लेन की सेफ लैंडिंग कराकर इसे साबित किया, जिसके बाद पायलट मोनिका खन्ना ने वो किया जो देश में एक मिसाल बन गया। चूंकि पटना हवाई अड्डे के 2 छोरों में से एक छोर पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं तो दूसरी तरफ रेलवे लाइन है। ऐसे में आग से खराब हो चुके एक इंजन वाले प्लेन को लैंड कराना खुद में एक बड़ा जोखिम था।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक